नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बृहस्पतिवार 18 दिसंबर एक बहुत ही माइलस्टोन और हिस्टोरिक डे। अच्छा या बुरा ये अभी बताता हूं आपको। माइलस्टोन हिस्टोरिक इसलिए कि पिछले 2 दशक से भी ज़्यादा समय से जो एक मनरेगा कानून देश में स्थापित था, जो रूरल डिस्ट्रेस में, फाइनेंशियल डाउनटर्न में, जब भी कोई दुखद क्षण आते थे, दुख की मुसीबत की घड़ी आती थी, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकबोन की तरह रूरल इकोनॉमी के लिए खड़ा रहता था। ये बिल उसको चेंज करके एक नया बिल लाया गया है जिसका नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार योजना एंड आजीविका मिशन या VBG रामजी बिल। अब इस कानून के तहत सरकार का कहना है उन्होंने पुराने मनरेगा को स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है, जो उसकी कमियां थी उसको दूर किया है। 100 वर्क डेज से बढ़ा के मिनिमम गारंटी 125 वर्क डेज की कर दी गई है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बिल्कुल आत्मा पे प्रहार है मनरेगा की, और आने वाले समय में हम मनरेगा का एक तरह से अंत देखने वाले हैं। ये मनरेगा पे एक फेटल अटैक है गवर्नमेंट का, उसके स्वरूप पे, उसके ढांचे पे, उसकी आत्मा पे, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है। सही बात क्या है बताता हूं आपको, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों परिजनों के साथ शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ें उससे पहले सबसे पहले मनरेगा क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट रहा है भारतीय सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम पे, उस पर एक नज़र डाल ली जाए। तो 2004 में जो बिल आया था, 2005 से लागू हुआ था, उसके तहत अब तक 6.6 करोड़ जॉब्स जनरेट किए गए। 6.6 करोड़ जॉब्स जनरेट हुए, जिससे करीब 13 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स में एक जॉब सृजन किया गया, मिला, एक जॉब जनरेट हुआ। तो इसका इम्पैक्ट, स्कोप और स्केल सिर्फ एक ही आंकड़े से समझ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखने की है कि मनरेगा हमेशा एक बफर था, एक तरह का बीमा था, इंश्योरेंस था। कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन से, कभी भी जब कोई बहुत ही आपदा आती थी, विपत्ति आती थी वित्तीय, तो उसके अंदर एक बफर की तरह, एक रॉक की तरह, एक बीमा एक तरह से था। आप चाहे कोविड का इंस्टेंस लीजिए, चाहे डीमोनेटाइजेशन का, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, बहुत हाहाकार, त्राही त्राही नहीं मची अगर देश में, खासकर गरीब, मजदूर, किसान के बीच में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, तो उसका श्रेय काफ़ी हद तक मनरेगा को जाता है। अब मनरेगा ऐसा राइट्स बेस्ड या एक सिस्टम नहीं रहेगा। तो इसके जो आलोचक हैं उनका कहना है कि देखिए, मनरेगा के पूरे स्वरूप में एक आमूलचूल परिवर्तन किया गया है, और हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सिर्फ एक पॉवर्टी एलिविएशन या गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं था। इसके 3 मुख्य स्तंभ थे, 3 मेन पिलर्स थे इसके। एक तो ये जब भी फाइनेंशियल डाउनटर्न होता था तो एक तरह की गारंटी होती थी, एक स्कीम डेफिनेट ऐसी थी जिस पर लोग डिपेंड कर सकते थे। दूसरा नंबर, ये गरीब, मजदूर, किसान को उसका न सिर्फ हक देता था बल्कि उसको एक बार्गेनिंग पावर देता था, उसको एक ऐसा राइट देता था, एक ऐसा टूल देता था जिससे वो अपने लिए बेहतर तनख्वाह या बेहतर मिनिमम वेज सुनिश्चित कर सके। और तीसरी चीज़, ये एक डिसेंट्रलाइज स्कीम थी जिसमें न केंद्र न राज्य सरकारों का इतना से था, बल्कि पूरी तरह से ग्राम सभा और विलेज पंचायत डिसाइड करती थी उनको क्या काम करवाने, किस तरह करवाने, कहाँ पर करवाने, कौन सा काम करवाना है, और फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी कि उनके मतलब के अनुसार हुआ कि नहीं, जैसा वो चाहते थे वो हुआ कि नहीं। ठीक है, उसमें करप्शन ऐसी किसी भी चीज़ में आएगा, करप्शन तो आप कुछ भी करेंगे इस देश में नहीं हटा सकते, लेकिन कम से कम लोकल उसकी एक मॉनिटरिंग थी, उसका एक लोकल चेक एंड बैलेंस का सिस्टम था, उसका एक लोकल कंट्रोल था। अब वो सब कुछ बंद हो गया। इस मामले में एक वत्सल श्रीवास्तव ने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है जो कि मनी कंट्रोल में छपा था, और उसने काफ़ी खुलासा किया है इसका काफ़ी डिटेल में। बट उसके 3 मेन पॉइंट्स हैं उसके। देखिए, एक मेन पॉइंट तो ये है कि जो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट था, जो पहले ग्राम सभा या विलेज पंचायत करती थी, अब वो सेंटर गवर्नमेंट सब करेगी। तो पूरी तरह से एक जो डिसेंट्रलाइज स्कीम थी अब पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कहाँ काम होना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कब काम होना है, क्या काम होना है, कौन सी जगह होना है, नंबर 1। नंबर 2, जो बार्गेनिंग पावर जिसकी मैं अभी जिक्र कर रहा था कि एक
जब भी, क्योंकि जो पीक हार्वेस्टिंग सीजन होता था तो मनरेगा ने एक फ्लोर तय कर दिया था कि इससे कम तो वेज मिलेगी नहीं, और पीक हार्वेस्टिंग सीजन में भी लोगों को काम मिलता था। अब कुछ लोगों का कहना था क्योंकि मनरेगा ने एक फ्लोर तय कर दिया था तो मजदूर, गरीब, किसान कहीं और काम करने जाता ही नहीं था, वो मनरेगा में काम करता था। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट इसमें यह है कि अगर उसको उससे बेहतर तनख्वाह मिलती तो क्यों नहीं जाएगा, और उसका शोषण बंद हो गया था। आप उसको दबा के नहीं काम करवा सकते थे, एक मिनिमम वेज तय थी। अब नए कानून के तहत जो पीक हार्वेस्टिंग सीजन होगा 2 महीने का, उसमें ये कानून के तहत एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। मतलब एक बार फिर से गरीब, मजदूर, किसान कॉन्ट्रैक्टर्स की शरण में आ गया है, उनकी मर्जी पे रहेगा कब क्या कैसे काम करना है, किन कंडीशंस पे करना है, किस तनख्वाह पे करना है। तो जो उसकी एक बार्गेनिंग पावर थी वो ख़त्म हो गई। और तीसरी चीज़ ये कि जो ये 100 से 125 की बात है वर्क डेज बढ़ाने की, उसमें लोगों का कहना है कि चूंकि पहले जो रेशियो था सेंटर और स्टेट के बीच में एलोकेशन का, कि सेंटर 90% रिसोर्सेज देती थी, 10% स्टेट, अब वो रिवाइज कर दिया गया है, सेंटर 60% देगी और 40% स्टेट देगी। तो वो उस पर आलोचकों का ये कहना है कि सेंटर ने पहले ही इतना केंद्रीयकृत कर रखा है फंड्स का एलोकेशन, और स्टेट्स इतनी फंड स्टार्व्ड हैं पोस्ट जीएसटी रेजीम में, और जिस तरह से सब स्ट्रक्चरिंग हुई है, कि वो 40% पैसा देंगी कहाँ से, और 40% पैसा अगर वो कहीं से जनरेट भी करके लगाएं भी तो ऐसी स्कीम में क्यों लगाएंगी वो जिसमें उनका कोई से ही नहीं है, जिसमें उनकी तो कोई स्वायत्ता ही नहीं है, उनका कोई अधिकार ही नहीं है, ना वो डिसाइड कर सकते हैं कब, कहाँ, कैसे और क्या काम होगा। वो तो केंद्र सेट करेगा, केंद्र निर्णय लेगा, और पैसे 40% देगी स्टेट। तो ये एक और बड़ा बिंदु हो गया है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि स्टेट्स पैसे देंगे ही नहीं, तो शनै शनै धीरे धीरे एक स्लो डेथ हो जाएगी मनरेगा की। अब मनरेगा का जब बिल पास हुआ तो विपक्ष ने इसका बहुत ही अपोज किया, इसको वॉकआउट किया, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये बिल पारित हो गया। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री की मंशा इस बिल के बारे में क्या है, ये तो वो 2014 के अपने एक भाषण में पहले स्पष्ट कर चुके थे कि वो बुनियादी रूप से मनरेगा को कोई बहुत ही कामयाब या कोई बहुत सकारात्मक योजना नहीं मानते। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, ये आपकी विफलताओं का स्मारक है, और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। और दूसरी तरफ विपक्ष की नेत्री प्रियंका गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं सबका ये मानना है कि ये बिल बहुत ही गलत आया है, जो नया बिल है, और ये एक आत्मा पे प्रहार है मनरेगा का जो बुनियादी स्वरूप था। इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। तो कुल मिला के जो एक किसान, गरीब, मजदूर का जो अधिकार था, अब वो सेंटर के डिस्क्रिशन पे निर्भर हो गया है, सेंटर की मर्जी पे निर्भर हो गया है कि जब वो जिसको जो अनुदान देना चाहेगी, जब जहाँ काम देना चाहेगी देगी। और पूरा विवाद शुरू के दिनों में किस चीज़ पे उलझ गया, जो बहुत ही मेरे ख्याल से एक स्मार्ट रणनीति रही सरकार की, कि नाम बदल के महात्मा गांधी का नाम हटाया। तो पहले 1-2 दिन तो विपक्ष इसी में उलझा रहा कि महात्मा गांधी के खिलाफ है ये बीजेपी, इसको नाम क्यों हटा दिया, जबकि जो मौलिक उसके एक बेसिक स्वरूप पे जो प्रहार किया गया है, या जो अमेंडमेंट्स या चेंजेस लाए जा रहे हैं, उस पर तो लोगों की धीरे धीरे ध्यान गया, लेकिन तब तक चिड़िया चुप गई खेत। बिल पेश हो गया संसद में और अब पारित भी हो गया। तो ये शायद एक लंबी लड़ाई है जो मजदूर किसान संगठन लड़ेंगे, ऑपोजिशन लड़ती है कि नहीं, देखने की बात है। लेकिन ये डेफिनेट मेरा भी कंक्लूजन है कि एक बहुत ही राइट्स बेस्ड जो एक सिस्टम था, जिसपे किसान और मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़ सकता था, सुनिश्चित रह सकता था, अश्योर्ड रह सकता था, एक तरह से इंश्योर्ड था, अब वो पूरी उस व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। मैं अभी भी ये नहीं मानता कि सरकार इतनी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम को पूरी तरह से धीरे धीरे ख़त्म करने पे ही आमादा होगी, लेकिन ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, और इनका एक अप्रोच एंटी मनरेगा शुरू में तो था।
बीच में तो ज़रूरत की वजह से उसको लागू करना पड़ा और कई जगह जॉब्स जनरेट हुए। खैर ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर सिर्फ समय देगा, लेकिन मोटे रूप से अच्छी तरह से इस कानून के प्रावधान पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है इस नए बिल में, जो मनरेगा के ओरिजिनल मौलिक बुनियादी स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। तो दोस्तों बताइएगा आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है या जो भी आपके कमेंट हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।